दोस्तों आज आप सुनेंगे ली चाइल्ड के जैक रीचर सीरीज का नॉवल नेवर गो बैक हिंदी में। इसका पहला भाग आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। अगर ये भाग आपने अभी तक नहीं सुना है तो इसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका दूसरा भाग। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। अध्याय 8। मेजर सुलिवन ने अपने ब्रीफ केस को उठाकर बूथ की बेंच पर रख दिया और फिर उसे खोलकर उसमें से एक मोटी सी फाइल निकालकर टेबल पर रख दी। लो, पढ़ लो और हो जाओ खुश। रीचर के लिए ये खुश होने वाली बात नहीं थी। ये फाइल नहीं बल्कि एक लंबा और घिनौना रिकॉर्ड था, और इस सब के पीछे का मूल कारण था 1990 के आखिर में हुआ ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। अमेरिका ने जो पहला खाड़ी युद्ध लड़ा था उसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और डेजर्ट शील्ड उसी डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन का पहला चरण था। सबको मालूम था कि डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत तब हुई थी जब सद्दाम हुसैन ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर दिया था। उस वक्त कई स्वतंत्र देशों से 5 लाख लोग 6 महीने के लिए सद्दाम से लड़ने के लिए एक जगह इकट्ठा किए गए थे। आखिर में सद्दाम को हराने में सिर्फ 100 घंटे का टाइम लगा था। इन 100 घंटों के बाद ये सारे 5 लाख लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस चल दिए थे। लेकिन वहाँ पर जो इतना सामान इकट्ठा किया गया था वो परेशानी का सबब बन गया था। सेना को जंग के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। 6 महीने इन चीज़ों को बनाने में लगते हैं और इससे ज़्यादा टाइम इन चीज़ों को बाद में तोड़ने में लगता है। अब दिक्कत ये हुई कि बनाने का काम तो बड़ी सावधानी से किया गया था, लेकिन जब तोड़ने की बारी आई तो उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रोसेस की सारी चीज़ें टुकड़ों टुकड़ों में हुई थी और इस काम को काफ़ी बुरे तरीके से अंजाम दिया गया। फिर इसमें कई देशों के लोग भी मौजूद थे। अगर संक्षेप में कहा जाए तो हुआ ये था कि इस दौरान वहाँ से काफ़ी सामान गायब हो गया था। सेना के लिए ये एक शर्मनाक परिस्थिति थी, लेकिन फिर क्योंकि अकाउंट्स तो सही करने ही थे, इसलिए ये फैसला किया गया कि इन खोई हुई चीज़ों में से कुछ को नष्ट हुआ और कुछ को खराब हुआ दिखा दिया जाएगा, और ऐसा करके मामले को रफा दफा कर दिया गया था। सब लोग संतुष्ट थे। दिक्कत तब शुरू हुई जब इन खोई हुई चीज़ों में से कुछ चीज़ें अमेरिका के अलग अलग शहरों में नजर आने लगीं। रीचर को ये सारा मामला अच्छी तरह से याद था। इसी तरह के अपराधों से निपटने के लिए ही 110 यूनिट को बनाया गया था। सब जानते थे कि सेना के हथियार शहरों की गलियों में गलती से नहीं पहुंचते थे, उन्हें चुराया जाता था और इधर उधर करके फिर बेच दिया जाता था। ये सब काम अज्ञात लोगों द्वारा किया जाता था, लेकिन ये लोग कुछ खास तरह के होते थे। ऐसे लोग ज़्यादातर लॉजिस्टिक कंपनियों में काम करते थे। ये ऐसे लोग होते थे जिन्हें हज़ारों टन सामान हफ्ते में इधर से उधर करना पड़ता था। ये सारा काम कच्चे बिल दिखाकर ही किया जाता था, तो ऐसे में वो 1 से 2 टन सामान बड़े ही आराम से अपने फ़ायदे के लिए इधर से उधर कर सकते थे। ये हेरा फेरी 100 टन के करीब सामान तक की भी हो सकती थी। 110वीं यूनिट को इसी हेरा फेरी के बारे में जानकारी हासिल करने का काम सौंपा गया था। ये हेरा फेरी कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, कहाँ कर रहा था और कब कर रहा था, इन सारे प्रश्नों के उत्तर 110 यूनिट को पता लगाने थे। ये यूनिट उस वक्त नई नई बनी थी और अपना नाम बनाने के चक्कर में उन्होंने इस काम को करने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। रीचर और उसकी टीम ने इस काम पर सैकड़ों घंटे से भी ज्यादा का समय लगाया था। उन सारे कागजातों को देखते हुए रीचर ने कहा, मिस सुलिवन, मुझे ये सब कुछ अच्छी तरह से याद है, लेकिन अभी भी मुझे हुआन रॉड्रिग्स की याद नहीं आ रही है। फाइल के एंड में देखो, सुलिवन ने कहा। रीचर ने ऐसा ही किया और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि हुआन रॉड्रिग्स उसके लिए वाकई कोई अनजान आदमी नहीं था। वो उसे अच्छी तरह से जानता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो उस आदमी को किसी और नाम से जानता था। उससे जुड़ी सारी बातें अब रीचर को याद आने लगीं। 110 यूनिट को उस टाइम एक पक्की खबर मिली थी कि दक्षिण मध्य एलए में रहने वाला मवाली, जो कि डॉग के नाम से जाना जाता था, उनके काम का हो सकता था। ये डॉग बिग डॉग का संक्षिप्त रूप था, क्योंकि ये आदमी औकात और शरीर दोनों से ही भीमकाय बताया जाता था। डीईए को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये बिग डॉग ड्रग माफिया के आपसी झगड़े का हिस्सा नहीं था। लेकिन 110वीं यूनिट को जो खबर मिली थी वो ये थी कि उसने झगड़े में शामिल दोनों पक्षों को हथियार मुहैया करवा के काफ़ी पैसा बना लिया था। खबरी ने बताया था कि उन्हें उससे बात करनी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा था कि वो सेना के SAW यानी 100 नाम के हथियार की 11 पेटियों को बेचने की कोशिश कर रहा था। 100 का मतलब कोई कुल्हाड़ी नहीं था।
सॉ यानी स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन। ये एक तरह की ऑटोमेटिक मशीन गन होती थी जो काफ़ी खतरनाक थी। रीचर दक्षिण मध्य एलए गया, जहां उसने सही जगह पर सही लोगों से सही सवाल पूछे। वो सेना से था, ये बात सबको उसे देखते ही पता चल गई थी। इसलिए उसने एक ऐसे सैनिक का रोल अदा किया था जो कि सेना से नाराज था और सेना के हथियार जैसे ग्रेनेड, लॉन्चर, गोलियां और बेरेटा हैंडगन वगैरह ब्लैक में बेचने को तैयार था। आखिरकार उसका ये नाटक काम आया था, क्योंकि 2 दिन बाद ही वो डॉग के सामने खड़ा था। डॉग वाकई काफ़ी विशालकाय था, लेकिन उसके इस विशालकाय आकार में चर्बी का हाथ ज्यादा था। रीचर को अच्छी तरह से याद था कि वो आदमी 400 पाउंड से कम वजन का नहीं रहा होगा। फाइल की आखिरी शीट में एक एफिडेविट था जिसका टाइटल था हुआन रॉड्रिग्स उर्फ बिग डॉग उर्फ डॉग का बयान। इसमें रीचर का नाम कई जगह पर मौजूद था और साथ में बहुत सारी चोटों का विवरण था जो रीचर ने उसे पहुंचाई थी। बयान के अनुसार रॉड्रिग्स के सिर की हड्डी टूटी थी, पसलियां भी टूटी थीं और कई दूसरी तरह की चोटें उसे पहुंचाई गई थीं। बयान के आखिर में रॉड्रिग्स के साइन थे और गवाह के तौर पर लॉस एंजलिस की स्टूडियो सिटी में मौजूद वेंचुरा बुलेवर्ड के एक वकील के साइन थे। किसी और आदमी ने नोटरी के रूप में इसे कानूनन प्रमाणित किया था। सुलिवन ने पूछा, अब आ गया याद सब कुछ? अरे वो इस एफिडेविट में सरासर झूठ बोल रहा है, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं था। ओह, क्या वाकई? मैं उसे भला क्यों नुकसान पहुंचाता? मेरी उसमें वैसे भी कोई रुचि नहीं थी। मुझे तो बस ये जानना था कि वो अपना सामान किस आदमी से खरीद रहा है। ओह, आपको उसके खरीदे गए स्क्वाड ऑटोमेटिक हथियारों के ऐसे सड़कों पर आने से कोई परेशानी नहीं थी मिस्टर रीचर? अरे वो एलएपीडी की प्रॉब्लम थी, मेरी थोड़ी थी। आपको सप्लायर का नाम पता चला था? हाँ। और वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने पूछा और उसने बता दिया। इतनी आसानी से बता दिया? जी हाँ, ऐसा ही हुआ था मिस सुलिवन। असल में मैं चीज़ें उगलवाने में काफ़ी माहिर हुआ करता था। मैंने उससे इस तरह से बात की थी कि उसे लगा कि मुझे असल में जितनी चीज़ें पता थीं, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानता हूँ। और वैसे भी उसके अंदर अकल तो ज़्यादा थी नहीं, तो उससे बातें उगलवाना बहुत ही आसान था। मुझे तो इस बात की भी हैरानी है कि चोट लगने के लिए उसके पास दिमाग मौजूद था भी। ओहो, तो फिर हॉस्पिटल की इस रिपोर्ट के बारे में आपको क्या कहना है? अरे अब उसके बारे में क्या कहूँ मिस सुलिवन। वो जिस तरह का आदमी था, तो पता नहीं कैसे कैसे गुंडे मवालियों से उसका पाला पड़ता होगा। क्या पता उसने एक दिन पहले ही किसी को कुछ गलत सामान बेच दिया हो। वो कोई शरीफ लोगों के साथ लेन देन तो करता नहीं था। वाह मिस्टर रीचर, तो आपको अपने बचाव में ये दलील देनी है कि वो चोटें उसे किसी और आदमी ने पहुंचाई थीं। अगर मैंने उस पर हमला किया होता मिस सुलिवन, तो हॉस्पिटल जाने के लिए वो जिंदा ही नहीं बचा होता। वो चर्बी के लोथड़े से ज्यादा कुछ था ही नहीं। देखिए मिस्टर रीचर, मैं कोर्ट में ये नहीं कह सकती कि किसी और ने उसे मारा होगा। ना ही मैं ये कह सकती हूँ कि आपने उसे नहीं मारा। इसका सबूत ये है कि वो जिंदा बच गया था। आपको ये बातें कहनी पड़ेंगी मिस। जी नहीं, मुझे ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है रीचर। आप मेरी बात गौर से सुनिए। आपको इस मामले को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए सौदेबाजी कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अपनी गलती को मानना होगा और उस पर पछतावा भी जाहिर करना होगा उनके सामने। इस वक्त यही आपके लिए सबसे अच्छी सलाह है। ये क्या बेतुकी बात है यार। क्या मुझे कोई नया वकील मिल सकता है? जी नहीं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद रीचर कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपना बाकी का नाश्ता बिना कोई और बात किए खत्म किया। फिर अपना अपना बिल चुकाकर दोनों बाहर गाड़ी तक पहुंचे। सुलिवन ने कहा, मुझे किसी और काम से जाना है, आप यहाँ से पैदल चले जाओ या फिर बस ले लेना। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चलती बनी। रीचर अब रेस्टोरेंट के अहाते में अकेला खड़ा था। उसके सामने जो 3 लेन वाली सड़क थी, वहाँ से लोकल बसें गुजरती थीं। उसके बाईं तरफ करीब 30 गज की दूरी पर बस का इंतज़ार करने वालों के लिए लगाई गई एक बेंच मौजूद थी। 2 लोग वहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे थे। रीचर के बाईं तरफ 50 गज की दूरी पर एक दूसरा बस स्टॉप था। यहाँ से बसें उत्तर की तरफ जाती थीं, यानी अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ जाती थीं। वहाँ से निकलकर वो थोड़ी ही देर में कहाँ से कहाँ पहुँच सकता था। मैकलीन से रेस्टन तक, फिर लीसबर्ग से होते हुए विंचेस्टर तक। वहाँ से उसे और कई बसें मिल जातीं जो उसे पश्चिमी वर्जीनिया और फिर वहाँ से ओहायो, इंडियाना या उससे भी कहीं आगे तक ले जा सकती थीं। लेकिन रीचर के दिमाग में पहले हुई बातचीत के वो टुकड़े फिर से आकर तैरने लगे। वो पहले भी आपको तलाश नहीं कर सके थे,
वो अब भी आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। मेरे ख्याल से कम तुम्हारा डिसऑनरेबल डिस्चार्ज होना तो पक्का है। वो आपसे मिलना नहीं चाहती है। रीचर वहीं खड़ा रहकर इंतज़ार करने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थीं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसके कदम 110 यूनिट के हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़े। वो इस वक्त हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से 2 मील दूर था और उसे इतनी दूरी तय करने में 30 मिनट का टाइम लगना था। 8 बजने में 5 मिनट पर वो हेडक्वार्टर के सामने था। वहाँ उसे एक दूसरा वकील मिला जिसने उसे बताया कि कैंडिस डेटन आखिर कौन थी, और उसने रीचर को ये भी बताया कि कैंडिस इन दिनों इतनी दुखी क्यों थी। अध्याय 9। रीचर को गेट पर वही पहरेदार दिखा जो एक दिन पहले भी वहां मौजूद था। उसने रीचर का अभिवादन किया और उसे बिना टोके अंदर जाने दिया। लॉबी में एक नया सार्जेंट मेज के पीछे बैठा हुआ था। शायद ये नाइट ड्यूटी वाला था। उसने रीचर से कहा, कर्नल मॉर्गन चाहते हैं कि आप 207 में जाकर तुरंत उन्हें रिपोर्ट कीजिए। कमरा नंबर 207 ऊपर की मंजिल पर था, बाईं तरफ वाले कमरों में चौथे नंबर पर, यानी उसके ऑफिस के ठीक बगल में। उसके टाइम में ये कमरा नंबर 207 कार्ला डिक्सन का ऑफिस हुआ करता था। कार्ला डिक्सन उसकी कैलकुलेटर थी, यानी उसकी फाइनेंशियल एनालिस्ट। उस वक्त कार्ला ने काफ़ी सारी उलझी चीज़ों को सुलझाया था। अपराधों की बात अगर की जाए तो 100 में से 99 बार अपराध या तो प्यार के लिए किए जाते थे या दौलत के लिए। रीचर का मानना था कि बाइबल में चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन दौलत के लिए किए गए अपराधों की संख्या प्यार के लिए किए गए अपराधों से कहीं ज़्यादा थी। डिक्सन अपने काम में अच्छी तरह माहिर थी और रीचर की कमरा नंबर 207 से काफ़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई थीं। रीचर ने मन ही मन सोचा, काश कार्ला डिक्सन आज यहाँ होती तो सूजन टर्नर पर लगाए गए रिश्वतखोरी के इल्ज़ामों को वो सारे कागजातों पर बस एक नज़र डालकर ही पल भर में दूध का दूध और पानी का पानी कर देती। अब तक वो 207 के सामने पहुंच चुका था। बिना दरवाज़ा खटखटाए ही वो अंदर दाखिल हो गया। इसका उसके पास एक सॉलिड कारण भी था। अगर रैंक के हिसाब से देखा जाए तो हेडक्वार्टर में मॉर्गन के बाद फ़िलहाल वही सबसे ऊंचे रैंक का ऑफिसर था और सेना में रैंक काफ़ी मायने रखती थी। फिर भले ही कितनी भी अजीब परिस्थितियों में उसे ये रैंक क्यों ना मिली हो। अंदर कमरे में उसे कोई मौजूद नहीं दिखा। अब ये कमरा किसी का ऑफिस जैसा नहीं रह गया था, इसे एक तरह के कॉन्फ्रेंस रूम में बदल दिया गया था। यहाँ एक बड़ी गोल आकार की टेबल थी जिसके इर्द गिर्द 6 कुर्सियाँ रखी हुई थीं। टेबल के बीच में एक मकड़ी जैसी चीज़ रखी हुई थी जो शायद कोई स्पीकर फ़ोन था जिससे बाहर मौजूद लोगों से बातचीत की जाती रही होगी। एक दीवार से लगकर एक क्रेडेंजा यानी एक विशेष तरह की अलमारी रखी हुई थी जो शायद यहाँ होने वाली मीटिंग्स के लिए सैंडविच और कॉफ़ी रखने के काम आती थी। रीचर खिड़की तक गया और उसने बाहर एक नज़र मारी। बाहर देखने लायक ज़्यादा कुछ नहीं था। इमारत के इस तरफ वाले अहाते में गाड़ियाँ नहीं खड़ी थीं। वहाँ सिर्फ एक बड़ा कूड़ेदान, कुछ पुराने फर्नीचर के ढेर, कुछ कुर्सियाँ और कुछ फाइल कैबिनेट पड़े हुए थे। इन सब के बाद एक पत्थर की दीवार दिखाई दे रही थी और इस दीवार के पार पूरब की तरफ कब्रिस्तान और नदी तक चीज़ें साफ दिखाई दे रही थीं। काफ़ी दूर वॉशिंगटन की इमारत भी दिख रही थी। पीछे कमरे का दरवाज़ा खुला तो रीचर ने मुड़कर देखा। उसे लगा था कि यह मॉर्गन होगा, लेकिन वो मॉर्गन नहीं, कोई और था। ये नज़ारा एक देजावू की तरह था। सुबह उसके मोटेल में जो मेहमान आया था उसी की तरह इसने भी एक क्लास ए यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जिसके ऊपर जैग्स कॉर्प्स के चिन्ह मौजूद थे, और ये मेहमान भी एक वकील थी। इसका सरनेम था एडमंड्स। ये स्याह बालों वाली, पतली और एक पेशेवर लड़की थी जिसने सुलीवन की तरह ही स्कर्ट, स्टॉकिंग्स और साधारण से काले जूते पहने हुए थे। रैंक में ये उससे कम थी। सुलीवन जहाँ मेजर थी वहीं एडमंड्स केवल एक कैप्टन थी। उसने आते ही कहा, आप मेजर रीचर हैं? मेरा नाम ट्रेसी एडमंड्स है और मैं एचआरसी के साथ काम करती हूँ। ये एक जूनियर ऑफिसर थी और इसने अपना पूरा नाम भी रीचर के पूछे बिना ही बता दिया था। उसके चेहरे को देखकर रीचर को लगा कि उसका रवैया थोड़ा दोस्ताना और उसके लिए चिंतित सा था। इससे ये बात तो तय थी कि कैंडिस डेटन वाला केस बिग डॉग वाले केस जितना सीरियस नहीं था। रीचर ने उससे पूछा, क्या आपको सूजन टर्नर के केस की कोई जानकारी है? जी नहीं, मुझे बस उतना ही पता है जितना मैंने सुना है, और वो ये कि उन्होंने रिश्वत ली थी। किस चीज़ के लिए रिश्वत ली थी मिस एडमंड्स? मुझे लगता है ये एक गोपनीय मसला है मिस्टर रीचर। नहीं मिस, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें ट्रायल से पहले ही कैद करके रखा गया है। ऐसे में उनके रिकॉर्ड में कोई तो कारण दर्ज किया गया होगा, या फिर मेरे आर्मी छोड़ने के बाद से
यहाँ कानूनों का पालन होना बिल्कुल बंद हो चुका है। मिस्टर रीचर, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने एक ज़रूरी जानकारी को आगे पहुंचाने के लिए 1 दिन का समय लिया। उस वक्त किसी को ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब आ चुकी है। ओह, कौन सी जानकारी थी ये मिस? उन्होंने फोर्ट हुड के एक इन्फेंट्री कैप्टन को गिरफ्तार किया था। ऐसा कहा जा रहा था कि ये जासूसी का कोई मामला था। उस कैप्टन ने एक विदेशी नागरिक का नाम टर्नर को बताया था, जिसे वो कैप्टन जानकारी देता था। टर्नर ने ये जानकारी 24 घंटों तक अपने तक ही सीमित रखी और इसी बीच में वो विदेशी नागरिक रफू चक्कर होने में कामयाब हो गया। ये सब कब हुआ था? करीब 4 हफ्ते पहले। लेकिन उन्हें तो परसों गिरफ्तार किया गया है। हाँ मिस्टर रीचर, क्योंकि परसों ही उस विदेशी ने टर्नर को पैसे पहुंचाए थे। सेना को इसी सबूत के मिलने का इंतजार था। तो क्या ट्रायल से पहले की इस कैद के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, उनका वकील कौन है मिस? कर्नल मूरक्राफ्ट, चार्ल्सविल वाले। आपका मतलब है जो जैग स्कूल में पढ़ाते हैं, वही? एडमंड्स ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ, वो वहाँ क्रिमिनल डिफेंस पढ़ाते हैं। क्या वो वहाँ से यहाँ तक रोज आ रहे हैं? नहीं मेजर, मुझे लगता है कि वो डायर में मौजूद वीओक्यू में रह रहे हैं। वीओक्यू फोर्ट डायर में वहाँ आने वाले ऑफिसरों के लिए ठहरने की जगह थी। ये कोई रिट्स जैसा 5 स्टार होटल नहीं था, लेकिन उससे कम भी नहीं था। कम से कम रॉक क्रीक से 1 मील दूर 3 लेन वाली सड़क के किनारे पर मौजूद एक गंदे से मोटेल से तो ये कई गुना बेहतर जगह थी। एडमंड्स ने पहले रीचर के लिए और फिर अपने लिए एक कुर्सी खींची और बैठते हुए बोली, तो अब आते हैं कैंडिस डेटन पर। रीचर ने बैठने के बाद कहा, मुझे नहीं पता ये कौन है या कौन थी। देखो मेजर, ऐसे मामलों में अनजान बनकर दिखलाना समझदारी की बात नहीं होगी। ये चीज़ कभी काम नहीं करती है। अरे, जब मुझे वो याद ही नहीं है तो मैं उसे जानने का नाटक तो नहीं कर सकता ना। प्लीज़ मुझे बताओ कि वो थी कौन। एडमंड्स ने अपना ब्रीफकेस उठाकर टेबल पर रखा और उसमें से एक फ़ाइल बाहर निकाली। फाइल खोलते हुए वो बोली, आप कई बार कोरिया में तैनात किए गए थे ना? हाँ, बहुत बार। आपने वहाँ पर बहुत थोड़े से टाइम के लिए 55वीं मिलिट्री पुलिस के साथ भी काम किया था? अगर आप कहती हैं तो किया होगा। जी हाँ, मैं ऐसा ही कह रही हूँ। यहाँ पर सब कुछ एकदम साफ साफ दर्ज है। ये आपके कैरियर के आखिरी वक्त की बात है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये करीब करीब वो आखिरी काम था जो आपने किया था। आप कैंप रेड क्लाउड में मौजूद थे, जो कि सियोल और डिमिलिटराइज्ड जोन के बीच में पड़ता है। कैंडिस डेटन एक अमेरिकन सिटीजन थी जो उस टाइम अस्थायी तौर पर सियोल में रह रही थी। ओह, क्या वो सिविलियन थी? जी हाँ। क्या अब आपको वो याद आई? नहीं तो। मेजर रीचर, आपका एक छोटा सा अफेयर हुआ था। किसका? आपका और मिस डेटन का। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। क्या आप शादीशुदा हैं मेजर? नहीं तो। क्या आप कभी अतीत में शादीशुदा रहे हैं? कभी नहीं। क्या आपके बहुत सारी औरतों के साथ संबंध रहे हैं? ये एक बहुत ही पर्सनल सवाल है मिस। मैं आपकी वकील हूँ। सीधे सीधे से बताइए, क्या आपके ऐसे संबंध रहे हैं? जितने मुमकिन थे उतने रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुझे औरतें पसंद हैं और मुझे लगता है कि ये सब एक नेचुरल चीज़ है। यानी आपके इतने सारे संबंध रहे हैं कि ये मुमकिन है कि उनमें से कुछ आपको याद ही ना हो। वो तो मुझे पता नहीं मिस, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर हैं जिन्हें मैं भूलना चाहता हूँ। क्या मिस डेटन भी इसी कैटेगरी में आती हैं मेजर? जी नहीं। अगर मैं उनको भुलाना चाह रहा होता तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे याद तो होती ना। और मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझे इस नाम की किसी औरत की याद ही नहीं है। ठीक है, सुनिए मेजर, कैंडिस डेटन आपके जाने के कुछ ही दिनों बाद सियोल छोड़कर अपने घर लॉस एंजलिस चली गई थी। मूल रूप से वो वहीं की थी। वापस आकर वो बहुत खुश थी। उसने एक नौकरी कर ली और कुछ सालों तक उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहा। उसने एलए आते ही एक बेटी को जन्म दिया था जो अब बड़ी होकर स्कूल जाने लगी थी। ऑफिस में उसे प्रमोशन मिली और उसने एक बड़ा घर खरीद लिया था। यानी उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन फिर देश की इकोनॉमी नीचे गिर गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। कैंडिस डेटन की नौकरी चली गई और फिर उसका घर भी चला गया। अभी की बात करें तो वो और उसकी बेटी कैंडिस की गाड़ी में रह रही हैं और फिलहाल कहीं से भी किसी भी तरह की ऐसी आर्थिक मदद की तलाश कर रही हैं जिसकी वो हकदार हैं। ओके, तो इन सब का मुझसे क्या संबंध है? इन सब का आपसे ये संबंध है मेजर कि कैंडिस डेटन कोरिया में प्रेग्नेंट हुई थी
और उसकी बेटी के पिता आप हैं। अध्याय 10। एडमंड्स फाइल के पन्ने पलट रही थी। कुछ देर बाद बोली, ऐसे मामलों में सेना कभी भी पहल नहीं करती है। हम किसी को ढूंढने नहीं जाते, हम बस बाप के नाम के आगे एक नोट लिख देते हैं। अधिकतर मामलों में कुछ होता भी नहीं है, लेकिन अगर कोई बाप हमारे पास चला आता है, जैसे कि आप आए हैं, तो फिर हमें आगे कार्रवाई करनी पड़ती है। और इसीलिए हम लोगों को आपके हालात और आपके मौजूदा पते से लॉस एंजलिस कोर्ट को अवगत कराना होगा। फिर उसने फाइल में से एक पेज निकालकर उसे बाकी के पेजों से अलग किया और उसे टेबल पर रीचर की तरफ सरका दिया। आपकी वकील होने के नाते मेरी आपको ये सलाह होगी कि आप अपना डीएनए टेस्ट करवाएं। आपको उसके लिए पैसे देने होंगे, लेकिन बिना डीएनए टेस्ट किए किसी भी तरह का समझौता करना समझदारी नहीं होगी। रीचर ने अपनी तरफ सरकाया गया कागज उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। ये एक एफिडेविट की नई नकोर फोटोकॉपी थी, बिग डॉग के बयान की ही तरह। इसमें मौजूद सारे सील, स्टैंप्स और साइन नॉर्थ हॉलीवुड के किसी वकील के ऑफिस के थे। उसका नाम उस एफिडेविट में हर जगह पर था। 55वीं यूनिट के लिए वो कब निकला था, इसकी तारीख भी दी गई थी। उसके और कैंडिस द्वारा की गई सारी मेल मुलाकातों की तारीखें और टाइम भी थे। देखने से लगता था कि कैंडिस अपनी दिनचर्या को बड़ी ही डिटेल में किसी डायरी में दर्ज करती रही थी। बच्ची के जन्म की तारीख भी उस कागज़ पर नोट की गई थी। ये तारीख रीचर के रेड क्लाउड में बिताए टाइम के बीच से 9 महीने बाद की थी। बच्ची का नाम था समांथा, प्यार से शायद उसे सैम कहा जाता था। अभी वो करीब 15 साल की थी। एडमंड्स ने एक और पेज रीचर की तरफ सरका दिया। ये बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी थी। फिर वो बोली, उसने इस वक्त आपका नाम इस बर्थ सर्टिफिकेट में दर्ज नहीं किया था। मेरा ख्याल है कि पहले उसका विचार अकेले ही इस बच्ची को पालने का था, लेकिन क्योंकि अभी उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो मदद चाहती है। मुझे आपकी अभी की आर्थिक स्थिति का पता नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 3 साल का गुजारा भत्ता तो उनको देना ही पड़ेगा, और साथ में कॉलेज का खर्चा भी। 1 महीने के अंदर शायद कोर्ट आपसे कांटेक्ट करेगा, फिर आप उनके साथ मिलकर सारी चीज़ें तय कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसी कोई लड़की याद ही नहीं है, रीचर ने जोर देते हुए कहा। मिस्टर रीचर, बार बार इस बात को दोहराते रहना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा अदालत के सामने। इसलिए अगर हो सके तो आप आज के बाद इस बात को दोबारा ना कहें। इसकी बजाय अगर आप सीधे कैंडिस डेटन से मिलने की कोशिश करें तो ये एक अच्छा और समझदारी वाला कदम होगा, और ऐसा आप जल्दी से जल्दी कर लें ताकि कोर्ट के सामने ऐसा लगे कि आप इस मामले को सुलझाने की इच्छा रखते हैं। फिर एडमंड्स ने वो एफिडेविट और बर्थ सर्टिफिकेट रीचर से वापस लेकर फाइल में अपनी जगह वापस रख दिए। फाइल को ब्रीफ केस में बंद करने के बाद वो बोली, देखिए मेजर, आप ये तो जानते ही होंगे कि आर्मी का कानून आज भी व्यभिचार को एक अपराध की श्रेणी में रखता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको गुप्त जानकारियां पाने का अधिकार होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे संबंधों में गुप्त जानकारियों के गलत हाथों में पड़ने की बहुत संभावना होती है, खास करके तब जब ये संबंध किसी आम नागरिक से बनाए जा रहे हों। ऐसे में अगर आप मिस डेटन के साथ अच्छा और उचित व्यवहार करते हैं तो मैं प्रोसिक्यूटर से कहकर इन पॉइंट्स को नज़रअंदाज करने के लिए कह दूंगी, खास करके तब जब आप खुद अपनी इच्छा से मिस डेटन से मिलकर उनको इस मामले को सुलझाने के लिए कोई अच्छा सा ऑफर देने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभियोगी पक्ष का वकील आपके साथ बेहतर तरीके से पेश आएगा। वैसे भी ये घटना काफ़ी साल पहले हुई थी, तो इससे नेशनल सिक्योरिटी को कोई नुकसान पहुंचा हो ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता है। अगर आपका वो दूसरा वाला मतलब रॉड्रिग्स वाला केस बीच में नहीं अड़ता है तो इस केस को ख़त्म करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर वो केस बीच में अड़ता है तो ये लोग हर चीज़ को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और तब मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, मैं आपके कांटेक्ट में रहूँगी। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। इसके बाद वो कमरे से बाहर चली गई। मानवीय इतिहास में एक पुरुष का पिता बनना सबसे आम बातों में से एक था, लेकिन रीचर को खुद का पिता बनने की बात असंभव सी लग रही थी, जैसे कि उसका नोबेल प्राइज़ जीतना या फिर किसी वर्ल्ड सीरीज़ में खेलना या गाना गा पाना। उसके साथ ऐसा कुछ भी होने की संभावना एकदम ना के बराबर थी। उसकी कल्पना में एक अनदेखी अनजानी बच्ची की तस्वीर उभर आई, समांथा डेटन, 14 साल की एक लड़की। इससे पहले कि वो उसके विषय में कुछ और सोच पाता, कमरे का दरवाज़ा खुला और मॉर्गन अंदर आया। तुम्हारी आज की ड्यूटी खत्म हुई मेजर,
अब कल सुबह 8 बजे यहाँ फिर से हाजिरी देना। यानी उसे बोर होने की सज़ा मिली थी। उसे पूरा दिन कुछ भी काम करने के लिए नहीं दिया जाने वाला था। ये कोई बहुत अनोखी रणनीति नहीं थी। रीचर पर उसकी इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। वो वैसे ही बैठा कुछ निहारता रहा। लेकिन जब काफ़ी देर तक मॉर्गन किसी मूर्ति की तरह वहीं पर दरवाज़ा खोलकर खड़ा रहा तो आखिरकार रीचर को अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर निकलना ही पड़ा। वो गलियारे में तब तक धीमी गति से चलता रहा जब तक उसने मॉर्गन की अपने दफ्तर में जाने की आहट ना सुन ली। जैसे ही मॉर्गन अपने दफ्तर में घुसा, रीचर घूमा और दूसरी दिशा में बढ़ गया। गलियारे के आखिर तक जाकर उसने बाईं तरफ वाला दरवाज़ा खोला जो कमरा नंबर 209 था। शुरुआत में ये केल्विन फ्रेंड्स का ऑफिस हुआ करता था। वो रीचर का अच्छा दोस्त था जो अब स्वर्गवासी हो चुका था। कमरे के अंदर 2 लोग बैठे हुए थे, 2 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जिनको वो जानता नहीं था। ये उसके वो मोटेल वाले मेहमान नहीं थे। वो दोनों अपनी अपनी टेबल्स पर सामने रखे कंप्यूटर्स पर काम करने में बिजी थे। दरवाज़ा खुला तो दोनों ने उसकी तरफ देखा। रीचर सॉरी कहकर बाहर निकल गया। फिर उसने 209 के सामने वाला कमरा 210 खोला। ये कभी डेविड ओडॉनल का कमरा हुआ करता था। डेविड जिंदा था और रीचर ने सुना था कि वो डीसी में प्राइवेट जासूस बन गया था। वहाँ पर एक महिला मौजूद थी। वो एसीयू में थी और एक लेफ्टिनेंट थी। उससे भी माफ़ी मांगकर रीचर बाहर निकल गया। कमरा नंबर 208 टोनी स्वैन का ऑफिस हुआ करता था। वो भी रीचर का अच्छा दोस्त था जो अब स्वर्ग से धार चुका था। ये कमरा खाली था। देखने से पता चल रहा था कि वो एक ही व्यक्ति का ऑफिस है और वो व्यक्ति एक महिला थी। खिड़की की दहलीज में एक महिला ऑफिसर की कैप रखी हुई थी और एक छोटी सी रिस्ट वॉच जिसके फीते खुले हुए थे वो टेबल पर उल्टी रखी हुई थी। कमरा नंबर 207 उसने पहले ही देख लिया था। वो कार्ला डिक्सन का ऑफिस हुआ करता था और अब वहाँ एक कॉन्फ्रेंस रूम था। जहाँ तक रीचर को पता था, डिक्सन अभी भी जिंदा थी और न्यूयॉर्क में रह रही थी। वहाँ पर वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट थी, जिसका मतलब था कि वो काफ़ी बिजी रहती थी। कमरा नंबर 206 फ्रांसिस नीली का हुआ करता था। ये ठीक उसके ऑफिस के सामने वाला कमरा था क्योंकि फ्रांसिस उसका ज़्यादातर काम करती थी। उसके नीचे जितने भी सार्जेंट रहे वो उनमें से सबसे बेस्ट थी। वो अभी भी जिंदा थी और शिकागो में एक अच्छी लाइफ बिता रही थी। दरवाज़ा खोलकर उसने देखा तो वहाँ एक लेफ्टिनेंट को बैठा पाया। ये वही ऑफिसर था जिसने कल रात उसे मोटेल तक पहुँचाया था। वो अभी फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने रीचर की तरफ देखा तो रीचर ने गर्दन हिलाकर इशारा किया कि उससे कुछ काम नहीं है और फिर बाहर निकल गया। कमरा नंबर 204 स्टैन लॉरी का ऑफिस हुआ करता था। वो एक बहुत ही निडर और बेहतरीन जासूस था। ओरिजिनल यूनिट में वही सबसे समझदार था जिसने यूनिट को जल्दी छोड़कर खुद को काफ़ी परेशानियों से बचा लिया था। वो मोंटाना में भेड़ें पालने और मक्खन बनाने के काम पर चला गया था। उसने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जानता था। वहाँ 1000 वर्ग मील के दायरे में वो अकेला काला आदमी था और उसे खेतीबाड़ी का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन लोग कहते थे कि वो वहाँ काफ़ी खुश था। फिर एक दिन कोई ट्रक उससे टकरा गया और उसकी मौत हो गई। उसके ऑफिस में अभी एक कैप्टन था जिसने क्लास ए यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। ये एक कम हाइट वाला आदमी था जो शायद कहीं गवाही देने जा रहा था। रीचर ने उससे भी कहा माफ़ कीजिएगा और बाहर निकल गया। कमरा नंबर 203 उसके वक्त में एविडेंस लॉकर हुआ करता था और आज भी वो वही था। 201 में उस टाइम फाइलें रखी जाती थी और अभी भी ऐसा ही था। कमरा नंबर 202 कंपनी क्लर्कों का ऑफिस हुआ करता था और आज भी वो वही था। फिलहाल वहाँ जो आदमी बैठा हुआ था वो एक बूढ़ा सार्जेंट था। रीचर ने उसका अभिवादन किया और कमरे से बाहर निकलकर नीचे की तरफ बढ़ गया। वहाँ उसने पाया कि रात वाला रूखा सा सार्जेंट अब जा चुका था और लैच अपनी जगह पर आ गई थी। उसके पीछे जो गलियारा था वो नीचे की मंजिल के ऑफिसों की तरफ जाता था, यानी कमरा नंबर 101 से 110 तक। उसने सारे कमरों को चेक किया। कमरा नंबर 109 और 110 जॉर्ज सैंचेज और मैनुअल ओरोज़को के हुआ करते थे। अभी वहाँ उन्हीं के जैसे नई पीढ़ी के लोग थे। कमरा नंबर 103 को छोड़कर बाकी के कमरों में बैठे लोगों में रीचर को कोई इंटरेस्ट नहीं था। 103 में कैप्टन बैठा हुआ था। वो एक अच्छे चेहरे मोहरे वाला 30 साल के करीब का युवक था। उसकी मेज़ आम मेज़ों से दुगनी बड़ी थी और वो कई टेलीफोनों, नोटपैड, कुछ फॉर्म्स और एक लीगल पैड से ढकी हुई थी। पैड का जो पेज खुला हुआ था उस पर काले रंग के कई चित्र बनाए गए थे। उस पर कुछ डिब्बे बने थे जिन पर पेन से शेडिंग की हुई थी। कुछ मशीनें बनी हुई थीं और कुछ घुमावदार भूल भुलैयाएँ बनी हुई थीं। साफ पता चल रहा था कि ये आदमी अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ोन पर ही बिताता था।
जिनमें से उसका कुछ वक्त फ़ोन होल्ड करने में, कुछ इंतज़ार करने में और ज़्यादातर टाइम बोर होने में ही बीतता था। उसके बोलने का एक्सेंट साउथ अमेरिकन था, जिसे रीचर ने तुरंत पहचान लिया था। रीचर ने इस आदमी से कई बार साउथ डकोटा से बात की थी। इसी ने कई बार टर्नर को उसके फ़ोन कॉल पहुंचाए थे। रीचर ने उससे सवाल किया, क्या इस ऑफिस में तुम्हारे अलावा कोई और भी तैनात है? नहीं सर, यहाँ जो है आपकी नज़रों के सामने है। हमारे पास अमेरिका में बाकी सारी दूसरी जगहों के लिए और यहाँ तक कि विदेशों के लिए भी लोग हैं, लेकिन यहाँ इस आर्मी बेस के लिए नहीं है। अच्छा ये बताओ, अफ़गानिस्तान में कितने लोग हैं? 2 हैं सर। वो वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको उस बारे में नहीं बता सकता सर। क्यों, कोई ख़तरनाक काम है क्या? अफ़गानिस्तान में इसके अलावा और किसी तरह का काम है भी सर? रीचर को उसकी आवाज़ से कुछ खटका हुआ तो उसने पूछा, क्या वो लोग ठीक हैं? पता नहीं सर, उन्होंने कल निर्धारित टाइम पर हमसे रेडियो कांटेक्ट नहीं बनाया था। ओह, क्या ये कोई एबनॉर्मल बात है? जी हाँ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या तुम्हें उनके बारे में कोई जानकारी है? वो मैं आपको नहीं बता सकता मिस्टर रीचर। अरे मैं तुम्हें उनके मिशन की ज़रूरी बातें बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि क्या तुम्हें मिशन की जानकारी थी। मेरा मतलब है कि क्या उनका मिशन इतना सीक्रेट था कि तुम भी उससे अनजान थे? देखिए सर, मुझे ये तो नहीं पता कि उनका मिशन क्या था। मुझे बस इतना पता है कि वो लोग उधर पता नहीं कौन से इलाके में हैं और हमारे पास उनकी चुप्पी के अलावा और कुछ नहीं है। थैंक यू कैप्टन, रीचर ने कहा और वापस रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। वहाँ जाकर उसने लैच से उसे एक गाड़ी उपलब्ध कराने के लिए कहा। लैच जब थोड़ा झिझकी तो रीचर ने कहा, मेरा आज का यहाँ का काम खत्म हो चुका है। कर्नल मॉर्गन ने मुझसे ये नहीं कहा है कि आज बाकी का दिन मुझे एक कोने में चुपचाप बैठे रहना होगा। हो सकता है ये उनकी तरफ से एक गलती हो, लेकिन अब मैं उनके ऑर्डर का मतलब अपने हिसाब से निकालने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाना कहाँ चाहते हैं? लैच ने पूछा। फोर्ट डायर तक। मुझे कर्नल मूरक्राफ्ट से कुछ बातें करनी है। और हाँ, इसमें तुम्हारे लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है लैच। फोर्ट डायर यहाँ से 5 मील के दायरे में आता है और इतनी दूर तक टहलने की आज़ादी मुझे मिली हुई है। तो मुझे गाड़ी देकर तुम किसी आपराधिक एक्टिविटी में मेरी मदद नहीं कर रही होंगी। लैच एक पल के लिए रुकी और फिर उसने ड्रॉअर खोलकर उससे एक पुरानी सी चाबी निकाली। ये चाबी पार्किंग में खड़ी नीले रंग की सेडान की चाबी है। मुझे ये यहाँ दिन खत्म होने से पहले चाहिए। रात भर के लिए इसे रखने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ठीक है मिस लैच। बाहर खड़ी लाल रंग की स्पोर्ट्स कार किसकी है? वो मेजर टर्नर की कार है, लैच ने कहा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम अफ़गानिस्तान में तैनात लड़कों को जानती हो? हाँ, वो मेरे दोस्त हैं। और क्या वो अच्छे सैनिक हैं? हाँ मिस्टर रीचर, वो बेहतरीन सैनिक हैं। अध्याय 11। पार्किंग में जो नीली सेडान खड़ी थी वो बड़ी गंदी और खटारा सी दिख रही थी, लेकिन जब रीचर ने उसे चालू किया तो वो आसानी से चालू हो गई। रास्ते में उसे कई ट्रैफिक लाइट्स, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें और कई बार जैम मिले, लेकिन इस बार रीचर को फोर्ट डायर में दाखिल होने में पहले की तुलना में कम टाइम लगा। मेन गेट के पहरेदारों का व्यवहार पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा दोस्ताना था। रीचर ने अंदाज़ा लगाया कि शायद लैच ने उनको पहले ही फ़ोन करके उसके आने की सूचना दे दी थी, और अगर वाकई ऐसा था तो लैच उसकी दोस्त बनती जा रही थी। रीचर के लिए यह खुशी की बात थी। वो जानता था कि सेना में अगर एक सार्जेंट आपके साथ हो तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई सार्जेंट आपके खिलाफ हो जाए तो वो आपकी ज़िंदगी को नर्क भी बना सकता है। गाड़ी पार्क करके रीचर अंदर चला गया। अंदर की कार्रवाई काफ़ी धीमी गति से ही आगे बढ़ी। रिसेप्शन पर मौजूद एक औरत ने फ़ोन करके मूरक्राफ्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ था वो इसका पता नहीं लगा पाई। वो ना ही वीओक्यू में था, ना ही लीगल ऑफिस में, ना ही गार्ड हाउस में, और ना ही जेल की किसी कोठरी में। इसका मतलब अब मूरक्राफ्ट एक ही जगह हो सकता था। रीचर कैंपस में तब तक अंदर बढ़ता रहा जब तक कि उसे ऑफिसर्स क्लब की तरफ जाने का इशारा करता साइन नज़र नहीं आ गया। तेज़ तेज़ कदम रखता हुआ वो ऑफिसर्स क्लब में दाखिल हुआ तो उसने पाया कि बैठने की अधिकतर जगहें खाली थीं, लेकिन कोने की एक सीट पर मूरक्राफ्ट बैठा हुआ उसे वहीं से नज़र आ गया। वो एक छोटे कद का, गोल मटोल शरीर का अधेड़ आदमी था। चेहरे से काफ़ी खुशमिजाज लग रहा था। उसने क्लास ए यूनिफॉर्म पहनी थी और उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में उसकी छाती के दाईं तरफ मौजूद जेब के फ्लैप पर दर्ज था। 4 लोगों वाली टेबल पर वो अकेला बैठा अपना टोस्ट खा रहा था। वहीं उसके सामने मेजर सुलिवन बैठी हुई थी, यानी वही वकील जो बिग डॉग वाले मामले में रीचर की पैरवी कर रही थी। वो मूरक्राफ्ट की बातों को बड़े ही आदर से सुन रही थी, कुछ ऐसे जैसे मेजर कर्नल की बातें सुनते थे।
या फिर स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की। रीचर उनके पास पहुंचा और एक कुर्सी खींचकर बैठता हुआ बोला, क्या मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ? आप कौन हैं? मूरक्रॉफ्ट ने सवाल किया। जवाब दिया सुलीवन ने, ये मेजर रीचर हैं, मेरे वही क्लाइंट जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। मूरक्रॉफ्ट ने रीचर को देखा और उससे कहा, अगर आपको मेजर सुलीवन से कोई बात करनी है तो वो आपको बाद में कभी भी टाइम दे देंगी, अभी फ़िलहाल वो मुझसे बात कर रही हैं। जी नहीं मिस्टर मूरक्रॉफ्ट, मुझे उनसे नहीं आपसे बात करनी है, सूजन टर्नर के बारे में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेजर टर्नर को, जिनको ट्रायल से पहले कैद कर लिया गया है, उनके खिलाफ अभी तक कोई अपील क्यों नहीं की गई है? ओह, लेकिन आपको इस मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों है? पहले मुझे ये बताइए, तभी मैं इस केस की बारीकियों पर आपसे बात कर पाऊंगा। मूरक्रॉफ्ट ने कहा, मेरा इंटरेस्ट बस इतना है कि एक नागरिक के लिए कानूनी प्रक्रिया का उपयोग सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, और इसमें कोई गलत बात मुझे दिखाई नहीं देती। मूरक्रॉफ्ट मुस्कुराया और बोला, क्या मेरे द्वारा अपनाया जा रहा तरीका आपको गलत लग रहा है? इस बात का सही जवाब तो मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, रीचर ने कहा। मेजर टर्नर के ऊपर एक गंभीर इल्ज़ाम लगा है, मूरक्रॉफ्ट ने अपना टोस्ट चबाते हुए कहा। रीचर कंधे उचकाते हुए बोला, लेकिन ट्रायल से पहले की कैद दंडात्मक तो नहीं होनी चाहिए। ये अभियुक्त के लिए उतनी ही सख्त होनी चाहिए जिससे बस ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश हो रहा है। आर्मी के रूल्स तो यही कहते हैं। ओह, क्या आप वकील हैं? मुझे आपका नाम तो याद नहीं आ रहा है, मूरक्रॉफ्ट ने कहा। मैं मिलिट्री पुलिस में था। असल में हाल फिलहाल में जो हुआ है उसके कारण मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं अभी भी मिलिट्री पुलिस में ही हूँ, वापस आ गया हूँ, और इसीलिए कानून के बारे में मैं अच्छी खासी जानकारी रखता हूँ। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेजर टर्नर के मामले में उनको कैद करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में एक कमीशन्ड ऑफिसर हैं, वो कहीं भागने वालों में से नहीं हैं। ओह, क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं? जी हाँ, करीब करीब लेता हूँ। वो 110वीं मिलिट्री पुलिस यूनिट की कमांडर हैं, जैसे कभी मैं हुआ करता था। मैं कभी नहीं भागता और वो भी कभी नहीं भागेंगी। लेकिन उन्होंने गद्दारी की है, ऐसा आप लोगों को लग सकता है मिस्टर मूरक्रॉफ्ट, लेकिन बाहर असल दुनिया में ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। अगर कोई गद्दारी वाली बात सोच रहा होता तो उनको यहाँ डायर में नहीं लाया गया होता, वो अभी कैरिबियन में कहीं होती। वो सब मुझे नहीं पता मिस्टर, लेकिन उनका जो अपराध है वो कोई आम अपराध नहीं है। मैंने आपसे कहा ना मिस्टर मूरक्रॉफ्ट, वो कहीं भागने वाली नहीं है। क्या आप उनको जानते हैं मेजर? नहीं। तो फिर इस मामले में टांग अड़ाना बंद कीजिए। अच्छा ठीक है मिस्टर मूरक्रॉफ्ट, मुझे ये बताइए कि मेजर टर्नर ने आपको ये ऑर्डर क्यों दिया कि मुझे उनसे मिलने ना दिया जाए? असल में मेजर, टेक्निकली उन्होंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। वो निर्देश ड्यूटी लॉयर द्वारा दोपहर के बाद किसी टाइम दिया गया था, यानी कि जब मैं उनका वकील बना, जो कि अगली सुबह हुआ था, तब तक वो रोक लागू हो चुकी थी। मैंने तो ये केस कल सुबह ही संभाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उनसे कहें कि वो इस रोक के बारे में एक बार फिर से सोचें। रीचर की इस बात पर मूरक्रॉफ्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तक चुप बैठी सुलीवन ने इस बातचीत का हिस्सा बनते हुए कहा, कैप्टन एडमंड्स ने मुझे बताया था कि वो आपसे मिली थी मिस्टर रीचर, कैंडिस डेटन वाले केस के बारे में बात करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने आपको अपने आप से कुछ कदम उठाने के लिए कहा था। क्या आपने वो कदम उठा लिए हैं? मैं वो भी कर लूँगा, रीचर ने अपनी बात दोहराई। ऐसे काम आपकी लिस्ट में सबसे पहले करने के कामों में होने चाहिए। इस तरह के केसेस में ऐसी बारीकियां ही आगे चलकर फ़ायदेमंद साबित होती हैं। मैंने कहा ना, मैं वो भी कर लूँगा। सुलीवन एक ठंडी सांस भरकर उठ खड़ी हुई और वहाँ से गुड बाय बोलकर बाहर निकल गई। रीचर फिर से मूरक्रॉफ्ट की तरफ घूमा और बोला, क्या आप मेजर टर्नर को कैद में रखने के खिलाफ अपील करने वाले हैं? हाँ भाई, असल में मैं ऐसा ही करूँगा। मैं मेजर टर्नर को डीसी की मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट तक के दायरे में रखने की सिफारिश करूँगा, और मुझे ये भी लगता है कि मैं इस काम में सफल हो जाऊँगा। वो जल्दी ही जेल से बाहर होंगी। बढ़िया। और आप ये प्रोसेस कब शुरू करने वाले हैं? जैसे ही आप मुझे नाश्ता ख़त्म करने देंगे, मैं अपील के कागज़ डाल दूँगा। और आपको फ़ैसला कब तक मिल जाएगा? मेरे ख्याल से दोपहर तक मिल जाना चाहिए। चलो, अच्छी बात है, रीचर ने कहा। इसके बाद अगले 1 मिनट तक मूरक्रॉफ्ट अपने टोस्ट के टुकड़ों को ख़त्म करने में लगा रहा। फिर वो उठा और आपका दिन शुभ हो मेजर कहकर बाहर चला गया। चलते हुए वो चलता हुआ कम डगमगाता हुआ ज़्यादा लग रहा था। देखने में भी वो सैनिक कम एकेडमिक ज़्यादा लगता था,
लेकिन वो बुरा इंसान नहीं लग रहा था रीचर को। उसे इस बात का एहसास था कि मूरक्रॉफ्ट का दिल साफ था। फिर उसके विचारों में समैंथा डेटन घूमने लगी। सैम, 14 साल की एक बच्ची, मैं उस पर भी काम कर लूँगा, रीचर ने मन ही मन सोचा, और फिर वो भी वहाँ से उठ गया। अब वो कैंपस से होता हुआ सीधे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ा। आज यहाँ पर कोई दूसरा ही कैप्टन था। कल रात वाला वाइस अभी यहाँ पर नहीं था। रीचर ने उससे सूजन टर्नर से मिलने की इजाज़त मांगी तो उस आदमी ने इस बात से इनकार कर दिया। अब रीचर के पास और कोई चारा नहीं था। वो वापस अपनी गाड़ी उठाकर फिर से हेडक्वार्टर पहुंच गया। जब वो चाबी देने के लिए वापस लैच के पास गया तो वो उसे थोड़ी उत्तेजित लगी। वो घबराई हुई और चिंतित भी दिख रही थी। क्या हुआ मिस लैच? कर्नल मॉर्गन यहाँ पर नहीं है। अरे, तुम तो ये बात ऐसे कह रही हो जैसे ये कोई बुरी खबर हो। हाँ, बुरी ही समझ लीजिए मेजर। असल में हमें उनकी ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए? वो हमारे सीईओ हैं। तो ये मेजर कि आज दूसरी बार अफ़गानिस्तान में मौजूद हमारे लोगों ने हमारे साथ रेडियो कांटेक्ट नहीं बनाया है। आखिरी बार 48 घंटे पहले उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया था। यूं 2 दिन से उनका गायब रहना चिंता में डालने वाली बात है। हमें इस मामले में कुछ करना होगा, लेकिन मॉर्गन यहाँ नहीं है। हाँ, मॉर्गन के अंदर घमंड की कमी आ गई होगी और शायद इस कमी को ही पूरा करने कहीं चला गया होगा, और मेरे ख्याल से इस काम में काफ़ी वक्त लगता है। रीचर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला और फिर ग्राउंड फ्लोर पर बने गलियारे की तरफ बढ़ गया। उसकी मंजिल थी कमरा नंबर 103, यानी ड्यूटी ऑफिसर का ऑफिस। वो स्मार्ट सा लड़का अभी भी अपनी टेबल के पीछे बैठा था। रीचर ने जाते ही उससे सवाल किया, क्या मॉर्गन ने तुम्हें बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं? वो पेंटागन गए हैं एक ज़रूरी मीटिंग के लिए। बस इतना ही बताया उसने तुम्हें? जी, बस इतना ही। क्या तुमने उन्हें फ़ोन किया है? जी हाँ, मैंने सबसे पहले यही काम किया था, लेकिन पेंटागन एक बहुत बड़ी जगह है और उन लोगों को वो मिल नहीं रहे हैं। क्यों, क्या उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? उनका मोबाइल बंद है सर। उनको गए कितना वक्त हो गया? करीब 1 घंटा। अगर वो यहाँ होते तो तुम उनसे क्या करने को कहते? जाहिर सी बात है सर, मैं उनसे उन लोगों को खोजने के लिए एक दल बनाने की इजाज़त लेता। फ़िलहाल एक एक पल कीमती है और हमारे पास वहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। फर्स्ट इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस उधर ही तैनात हैं। इसके साथ हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सैटेलाइट जैसे सारे इंतज़ाम हैं। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे लोग कहाँ जाने वाले थे या उनको क्या करने का ऑर्डर दिया गया था? सर, इस मिशन की सारी जानकारी मेजर टर्नर के कंप्यूटर में है, जो कि अब कर्नल मॉर्गन का कंप्यूटर बन चुका है, लेकिन वो कंप्यूटर पासवर्ड डालकर ही खुलता है। क्या ये सारे रेडियो कॉन्टैक्ट बैग्राम से होकर आते हैं? जी हाँ सर, अधिकतर तो रोज़मर्रा की बातों की जानकारी ही होती है उनमें। बैग्राम से हमें उनकी कॉपी मिल जाया करती है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरी होता है तो हमारी उनसे सीधे यहीं इस ऑफिस में एक सेफ फ़ोन लाइन पर बात होती है। अच्छा, ये बताओ कि आखिरी बार किस तरह की जानकारी आई थी? वो आम थी या बहुत ही गुप्त या ज़रूरी जानकारी थी? आम जानकारी ही थी सर। ठीक है, तुम एक काम करो, बैग्राम कॉल लगाओ और आखिरी बार उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या थी इसका पता करो। लेकिन सर, बैग्राम के पास उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्यों होगी? रेडियो वाले अक्सर इन बातों का पता लगा लेते हैं। आवाज़ और सिग्नल से इसका अंदाज़ा लग सकता है। कई बार अपने अनुभव के आधार पर भी वो पता लगा लेते हैं। ये उनका काम है। उनसे ये पूछना कि दूरी को लेकर उनका क्या अंदाज़ा है 5 मील के दायरे में। उस आदमी ने फ़ोन उठाया और रीचर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने लगा। रीचर वहाँ से निकलकर वापस लैच के पास पहुँच गया। तुम अगले 10 मिनट तक पेंटागन में जिसको भी जानती हो उनको फ़ोन लगाओ और मॉर्गन का पता लगाने की कोशिश करो। लैच फ़ोन उठाकर इस काम पर लग गई। रीचर इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट के बाद भी लैच को कुछ पता नहीं चला था, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं थी। पेंटागन में जितने गलियारे थे उनकी दूरी अगर नापी जाए तो वो 17 मील के करीब होती थी। पेंटागन के ऑफिस 40 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैले हुए थे और एक आम दिन में वहाँ करीब 30,000 लोग काम करते थे। किसी इंसान को वहाँ ढूंढना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा ही था। रीचर फिर से कमरा नंबर 103 में गया। ड्यूटी ऑफिसर ने कहा, बैग्राम में रेडियो रूम में जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि हमारे लोग उनसे 220 या 230 मील की दूरी पर रहे होंगे, लेकिन वो दूरी किस दिशा में है इसका कोई अनुमान उनको नहीं है। जब और कुछ ना सूझे तो ऐसे में तुक्का मारना चाहिए। मैं ऐसे मामलों में इसी नियम का पालन किया करता था। लेकिन सर, अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा देश है। हाँ, मुझे पता है, और जहाँ तक मैंने सुना है रहने के लिए एकदम बेकार जगह भी है। लेकिन सबसे बुरे हालात वहाँ कहाँ हैं ये बताओ मुझे।
वो तो सर पहाड़ों पर है, पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद पश्तून कबीलों के इलाकों में, खास तौर पर उत्तर पूर्वी दिशा में। वहाँ कोई मौज मस्ती के लिए नहीं जाता है कभी। रीचर सहमति में गर्दन हिलाता हुआ बोला। यानी ऐसी जगह जहाँ 110 यूनिट के लोगों को भेजा जाता है। इसलिए अभी बेस कमांडर को फ़ोन लगाओ और उनसे कहो कि बाग्रम से उत्तर पूर्वी दिशा में 225 मील दूर से हवाई खोज का आदेश जारी कर दें। लेकिन ये दिशा एकदम गलत भी हो सकती है सर। मैंने तुमसे कहा ना बच्चे कि हम तुक्का मार रहे हैं। क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई सजेशन है? वो तो नहीं है सर, लेकिन वैसे भी वो लोग ऐसा कुछ करेंगे नहीं। मेरे कहने से तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह का आदेश सिर्फ एक मेजर या उससे ऊंची रैंक का ऑफिसर ही दे सकता है। तो ठीक है, ऐसे ही मॉर्गन का नाम ले लो। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रीचर कुछ देर तक सुनने की कोशिश करता रहा। सब कुछ शांत था, कोई नहीं आ रहा था। ड्यूटी ऑफिसर उसकी तरफ देखते हुए उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। मॉर्गन के कहे शब्द रीचर के कानों में गूंज उठे। आप आर्मी में वापस आ चुके हैं मेजर। आप अपनी पहले वाली रैंक को बनाए रखेंगे। आपको इसी यूनिट में नियुक्त किया जाता है। आखिरकार उसने एक फैसला लिया और बोला, ठीक है, तो मेरे नाम का इस्तेमाल करो। अध्याय 12। ड्यूटी ऑफिसर ने फ़ोन लगाया और इसके बाद सेना की मशीनरी अपने काम पर लग गई। एक ऐसी मशीनरी जो दिखाई नहीं देती थी लेकिन मेहनती थी और वहाँ से दूर ऐसे देश में थी जो अमेरिका से 9 टाइम जोन और 8,000 मील दूर था। वो मशीनरी अब प्लानिंग करने, दलों को संदेश देने, उसे तैयार करने और हथियार मुहैया कराने में लग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रॉक क्रीक की ये पुरानी इमारत अब शांत हो गई थी। रीचर ने ड्यूटी ऑफिसर से पूछा, फील्ड में तुम्हारे कितने लोग हैं? जी, पूरी दुनिया में 14 हैं। उनमें से सबसे नज़दीक कौन है? फ़िलहाल तो टेक्सास में मौजूद फोर्ट हुड में है। मेजर टर्नर वाले केस के बाद वो उधर चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, खतरनाक हालातों में कितने लोग हैं? वो तो कम ज़्यादा होते रहते हैं सर, 8 या 10 होंगे शायद। क्या मॉर्गन पहले भी ऐसे बिना छुट्टी लिए गायब हुए हैं? पता नहीं सर, आज उनका तीसरा ही दिन तो था बस। और मेजर टर्नर कैसी कमांडर थीं? वो भी नई नई ही यहाँ आई थी, उनको आए हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन वो एक बेहतरीन कमांडर थीं। ये अफ़गानिस्तान वाला मामला उन्हीं का था या पहले से चला आ रहा था? उन्हीं का था सर। फोर्ट हुड वाले काम के बाद जो दूसरा काम उन्होंने यहाँ किया था वो यही था। रीचर ना कभी बाग्रम और ना ही अफ़गानिस्तान में किसी दूसरी जगह गया था, लेकिन उसे मालूम था कि अब आगे क्या होने वाला है। वो ऐसी परिस्थितियों से कई बार गुजर चुका था और जानता था कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। ये मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला था। सुरक्षा की दृष्टि से एक लड़ाकू हवाई दस्ते और आकाश से ज़मीन पर हमला करने वाले कई हथियारों की ज़रूरत पड़नी थी। ये सब तैयार होने में वक्त लगना था, इसलिए इस मिशन की योजना बनाने में थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला था। कम से कम 2 घंटे तो चाहिए ही थे, और इसके बाद खोज के काम में कम से कम 2 घंटे और लगने थे। यानी यहाँ पर यह मसला जल्दी तो नहीं ही सुलझने वाला था। तो अब उसके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने इसमें से कुछ वक्त चलते हुए बिताने का फ़ैसला किया। वो हेडक्वार्टर से निकलकर अपने मोटेल की दिशा में चलने लगा। वहाँ से चलते चलते वो उसी स्ट्रिप मॉल तक पहुँच गया जो उस ग्रीक रेस्टोरेंट से जस्ट पहले था जहाँ उन्होंने सुबह का नाश्ता किया था। वो सीधे वहाँ के हार्डवेयर स्टोर के पास जाकर रुका। वहाँ से उसने एक गहरे खाकी रंग की कैनवास की बनी वर्क पैंट, कैनवास की ही बनी एक नीली शर्ट और एक गर्म फील्ड जैकेट खरीदी। फिर फार्मेसी में रुककर वहाँ से उसने कुछ जुराब, अंडरवेयर और 2 सफ़ेद टी शर्ट खरीदी। डिस्पोजेबल रेज़र के 3 पैकेट, शेविंग फोम की सबसे छोटी कैन, च्यूइंग गम के 2 पैकेट और प्लास्टिक की एक कंघी भी खरीदी। ये सब लेकर वो 2 ब्लॉक दूर अपने मोटेल तक पैदल आया और अपने कमरे में चला गया। वहाँ पर उसने शेव बनाई और दिन में दूसरी बार नहाया। नहाकर वो बाहर निकला और कमरे की खिड़की के नीचे मौजूद हीटर को चालू कर दिया। अब उसकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। उसका अगला पड़ाव था 110वीं यूनिट का हेडक्वार्टर। वो पैदल ही उधर की तरफ निकल गया। उसकी नई खरीदी गर्म जैकेट के कारण अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। हेडक्वार्टर का गेट खुला हुआ था। दिन वाला ही सैनिक वहाँ अभी भी मौजूद था। मॉर्गन की कार वापस से पार्किंग लॉट में दिखाई दे रही थी। रीचर जब रिसेप्शन पर पहुंचा तो लैच उसे काफ़ी बेचैन दिखाई दी। ड्यूटी ऑफिसर उसके पीछे बुत बना खड़ा था और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। रीचर जब मॉर्गन के कमरे में पहुंचा तो वो गुस्से से करीब करीब कांप रहा था। तुमने जो आज किया है मेजर, तुम्हारी उस हरकत से पेंटागन को $3 करोड़ से भी ज़्यादा चुकाने होंगे।
हाँ तो क्या हुआ, पैसा तो खर्च करने के लिए ही होता है ना, रीचर ने बड़े ही आराम से जवाब दिया। तुम्हें पता है, ये अपने आप में कोर्ट मार्शल का एक पक्का कारण है। हो सकता है कैप्टन मॉर्गन, लेकिन यहाँ मेरा नहीं, आपका कोर्ट मार्शल होगा। आपको ये बात पता थी कि आपके 2 लोग खतरे में हैं और आप पूरे 2 घंटों के लिए गायब हो गए। आपने किसी को ये भी नहीं बताया कि आप कहाँ जा रहे हैं, और ऊपर से आपका फ़ोन भी बंद आ रहा था। एक कमांडिंग ऑफिसर का ऐसा रवैया बिल्कुल भी स्वीकार करने लायक नहीं है। ये तुमसे किसने कहा कि वो खतरे में है रीचर? वो बस एक छोटी सी जांच कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर मॉर्गन, वो लगातार 2 बार रेडियो कांटेक्ट करने में असफल रहे हैं। हो सकता है इस यूनिट के बाकी लोगों की तरह वो वहाँ मस्ती कर रहे हों। मस्ती, और वो भी अफगानिस्तान में। आपको क्या लगता है वो वहाँ बार्स और क्लब्स में जा रहे हैं, किसी बीच पर दिन बिता रहे हैं? बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो मिस्टर मॉर्गन। अफगानिस्तान में मौजूद लोगों से रेडियो संपर्क का ना हो पाना अपने आप में ही एक बुरी खबर होती है। ये फैसला करने का हक मेरा है। फैसला? अगर कोई फैसला तुम्हारे सामने मुंह बाए भी खड़ा होगा तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगे मॉर्गन। वैसे तुम्हारी बात करने के स्टाइल से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने खोज बंद करवा दी है। क्या वाकई ऐसा है? मॉर्गन ने कोई जवाब नहीं दिया। रीचर ने फिर से कहा, तुमने मुझे अभी तक ये नहीं कहा है कि हम गलत जगह पर ढूंढ रहे थे। यानी मेरी बात सही थी, ये लोग कबीलाई इलाकों की सीमा पर गायब हुए हैं। तुम्हें 24 घंटे पहले ही ये काम करना चाहिए था। ज़रूर वो लोग किसी बड़ी मुसीबत में हैं। देखो रीचर, तुम्हें इस मामले में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम भूल रहे हो मिस्टर मॉर्गन, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मुझे सेना में वापस बुला लिया गया है। इस यूनिट में मुझे तैनात किया गया है और यहाँ मैं एक मेजर की पोस्ट पर हूँ। इसीलिए मैं कहीं भी गलत दखल नहीं दे रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा था और सही तरीके से कर रहा था, जैसा कि मैं अक्सर करता आया हूँ। और तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। तुम्हारे कम से कम 12 आदमी इस वक्त फील्ड में खतरे में हैं और तुम्हें रात दिन उनकी ही चिंता करनी चाहिए। अगर तुम कहीं जाओ तो तुम्हें एक ऐसा नंबर देकर जाना चाहिए जिस पर तुमसे कांटेक्ट किया जा सके। तुम्हें अपना फ़ोन कभी भी बंद नहीं रखना चाहिए, और अगर हेडक्वार्टर से फ़ोन आ रहा हो तो तुम्हें तुरंत उसे उठाना चाहिए। रीचर के चुप होते ही मॉर्गन ने कहा, हो गया तुम्हारा लेक्चर ख़त्म? तुम्हें ये बात पता है कि तुम मेरे अंडर काम करते हो, और इसीलिए अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो मेजर। आज से तुम्हारे ऑर्डर्स बदल गए हैं। अब तुम अपने कमरे तक ही सीमित रहोगे। तुम अभी की अभी सीधे अपने मोटेल जाओ और वहाँ तब तक रहो जब तक मैं तुम्हें आगे कोई और ऑर्डर नहीं देता। तुम किसी भी वजह से अपना कमरा नहीं छोड़ सकते, और इस यूनिट के किसी भी आदमी से कांटेक्ट करने की कभी कोई कोशिश नहीं करोगे। तुम अब अपनी पोस्ट से बर्खास्त किए जा रहे हो मेजर। रीचर ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। मॉर्गन के कमरे से बाहर निकलकर वो हेडक्वार्टर से भी बाहर निकल आया। ये एक सर्द दोपहर थी। आसमान साफ हो रहा था। रीचर आगे चलता हुआ चढ़ाई वाली सड़क पर चढ़ गया और फिर 3 लेन वाली सड़क की तरफ मुड़ गया। उसके बगल से एक बस गुजरी, बाहर की तरफ जाती हुई। वो चलता रहा और फिर 100 गज आगे दाईं तरफ उसे अपना मोटेल दिखाई दिया। वो ठिठक कर वहीं रुक गया। मोटेल के अहाते में वही गाड़ी खड़ी थी जिसके दरवाजे पर डेंट मौजूद थे। अध्याय 13। रीचर ने दूर से ही उस कार को बड़ी आसानी से पहचान लिया था। वहाँ क्या चल रहा है ये ठीक से देखने के लिए वो फुटपाथ के करीब पहुंचा तो उसने अपने कमरे से 4 लोगों को निकलते पाया। उनमें से 2 तो वो रात वाले लड़के ही थे, बाकी 2 लोग नए थे। उनमें से एक तो अपने बाकी दोनों दोस्तों की तरह ही था, लंबा, जवान और उन्हीं के जितना बेवकूफ़। लेकिन चौथा आदमी उन तीनों से अलग था। वो उन तीनों से थोड़ी बड़ी उम्र का था और उनसे थोड़ा लंबा चौड़ा भी था, करीब रीचर जितना बड़ा। उसके कंधे बड़े और चौड़े थे और उसकी बाहें किसी बॉडी बिल्डर की तरह बाहर को निकली हुई थीं। सबसे अजीब था उसका सिर, एकदम मुंडा हुआ, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर को स्टील की प्लेटों से जोड़कर बनाया गया हो। उसकी आंखें और कान छोटे थे और गाल थोड़े नोकीले थे। वो काफ़ी ताकतवर दिखाई दे रहा था। ये चारों पैर घसीटते हुए उसके कमरे से बाहर आए और कमरे के दरवाजे को उन्होंने बंद कर दिया। रीचर आगे बढ़ने लगा। अब वो उनसे 90 गज दूर था। उनके बीच की दूरी लगातार कम हो रही थी। कमरे से निकलकर वो चारों अपनी कार की तरफ बढ़ गए। रीचर भी आगे बढ़ता रहा। उन्होंने कार के दरवाजे खोले और कार में दाखिल हो गए। 2 लोग आगे बैठे और 2 पीछे। रीचर आगे बढ़ता रहा। अब वो 70 गज दूर था, अब 60 गज दूर। कार अहाते से निकली और सड़क के किनारे खड़ी हो गई। वो ट्रैफिक में जगह देखकर मुड़ने के लिए तैयार खड़े थे और रीचर चाहता था कि वो उसकी तरफ मुड़े,
लेकिन गाड़ी उससे विपरीत दिशा में मुड़ गई और कुछ ही पल में उसकी आंखों से ओझल हो गई। 1 मिनट बाद रीचर अपने कमरे के दरवाजे पर था। दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर गया तो उसने पाया कि वहाँ पर कुछ भी अव्यवस्थित नहीं था। ना कुछ फाड़ा गया था, ना ही कुछ गिराया गया था और ना ही किसी चीज़ को तोड़ा गया था। इसका मतलब उन्होंने कमरे की तलाशी नहीं ली थी, बस यूं ही इधर उधर नजर मारी थी। तो आखिर वो यहाँ क्या करने आए थे? पिछली मुलाकात में उन्होंने कहा था, आप जितना जल्दी हो सकें ये जगह छोड़कर चले जाएं। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि भूल से भी कभी लौट कर इस तरफ ना आए। तो क्या वो बस यही चेक करने आए थे कि रीचर वहाँ से जा चुका है या नहीं? उन्होंने उसे धमकी भी दी थी, हम लोग हर रात को यहाँ आएंगे और जब जब आप हमें यहाँ मिलेंगे तब तब हम आपकी ठुकाई कर दिया करेंगे। तो इसका मतलब ये था कि उन्हें ये लगा था कि रीचर उनकी धमकियों से डर कर वहाँ से निकल लिया था। रीचर कमरे से बाहर निकलकर मोटेल के रिसेप्शन तक बढ़ गया। वहाँ मौजूद क्लर्क से उसने कहा, तुमने 4 लोगों को मेरे कमरे में घुसने की परमिशन दी? जी हाँ सर, देनी पड़ी। क्या वो आर्मी के लोग थे? जी हाँ। क्या तुमने उनकी आईडी देखी थी? ज़रूरत महसूस नहीं हुई सर, वो देखने में आर्मी के ही लग रहे थे। तुम्हारा आर्मी के लोगों से काफ़ी पाला पड़ता रहता है शायद। जी हाँ सर। इतना कि उनसे कोई सवाल तक नहीं पूछते? देखिए सर, मुझे भी 2 वक्त की रोटी खानी है। उन्होंने कुछ गलत कर दिया क्या आपके कमरे में? नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने उनको कोई नाम बोलते हुए सुना था? हाँ सर, सिर्फ आपका। और क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? हाँ, मुझे एक फ्रेश टॉवल चाहिए और साथ में एक साबुन और शैम्पू भी। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे कमरे में कुछ कूड़ा पड़ा है, हो सके तो उसे भी हटवा दो। ठीक है सर, मैं अभी हटवा देता हूँ। रीचर ने एक बार फिर से अपने कमरे का ताला लगाया और खाना खाने के लिए उस ग्रीक रेस्टोरेंट की तरफ चला गया। रेस्टोरेंट तक जाते हुए उसे एक बाहर जाती हुई म्यूनिसिपल बस और कूड़ा उठाने वाले एक ट्रक के अलावा और कुछ नहीं मिला। और ऐसा ही वापसी में भी हुआ। उसे वापस आने में करीब 1 घंटे का टाइम लगा था। मोटेल के क्लर्क ने इस दौरान उसके कमरे में नया तौलिया, साबुन और शैम्पू पहुंचा दिए थे और कमरे की सफाई भी हो चुकी थी। रीचर अपने बिस्तर पर लेट गया और झपकी लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो झपकी नहीं ले पाया। उसे बिस्तर पर लेटे अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि 75वीं मिलिट्री पुलिस के 3 वारंट ऑफिसर उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां आ पहुंचे। इससे आगे की कहानी के लिए सुने जैक रीचर सीरीज के नेवर गो बैक का 3रा भाग।